हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी और आंचल दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, जिनका खाना, घूमना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ में था। समय के साथ साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी से कुछ दिन पहले आंचल अवनी के घर जाती है और जहां उसकी पहली नजर उसके भाई अमर पर पड़ती है, जो अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसके घर आया हुआ होता है। अमर को देखकर आंचल अवनी से बोलती है, ये कौन है? मैंने तेरे घर में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तू इसे देखेगी तब ना जब ये यहाँ रहता होगा। मतलब ये कि ये मेरी दूर की मासी का लड़का है और मेरा मुंह भोला भाई है। पर तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में, और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। मैं तो तेरे घर में सबको जानती हूँ। हाँ, नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये बंदर लंदन से यहाँ मेरी शादी में आएगा। हम बहुत छोटे थे जब मासी अमर को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गई। ओह, तो ये बात है। ये बोलकर आंचल अमर को देखने लगती है, जहाँ अमर कुछ मिठाइयों के डब्बे को लेकर अंदर रख रहा होता है। उसको अवनी के घर में काम करता देखकर आंचल अवनी से बोलती है, तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो तो तू खुद देख लेना कि लंदन से पढ़ने लिखने के बाद भी उसमें इंडिया वाले सारे संस्कार हैं। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, छोड़ ना तू, चल अंदर बैठ, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आंचल जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है कि उसकी टक्कर अमर से हो जाती है और अमर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में भरकर उससे बोलता है, मोहतरमा जी, जरा आराम से चलिए, शादी का घर है, अगर चोट लग गई तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर अमर उसको छोड़ देता है और आंचल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्यों? पागल नहीं हो तो फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? मैंने कहाँ गिराया, गिरी तो तुम खुद हो। डफर कहीं के, छोड़ा क्यों मुझे? ना तुम मुझे छोड़ते ना मुझे चोट लगती। मैडम, आपने ही मुझे बोला था कि मैं आपको छोड़ दूं। अगर आप ना बोलती तो मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ कर रखता। इतना बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है और अवनी उसको उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसकी कमर पर बाम लगाते हुए बोलती है, वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा, मेरा मजाक बना रही है तुम? हाँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तू मेरी ननंद बनने के लिए तैयार हो जा। अब देखना कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ननंद बनेगी और कैसे मैं तेरे छोटे भाई को अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा, मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ, बहुत। इसी तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती है और अमर उनके रूम के बाहर की ओर से किसी काम से जा रहा था और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की मस्ती को देखने लगता है और उन दोनों की मस्ती को देखकर अमर भी आंचल को पसंद करने लगता है, जिसके बाद अमर पूरी शादी में आंचल के आसपास ही रहता और उसको तंग करता। देखते ही देखते अवनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अवनी आंचल को गले लगाकर रोने लगती है और आंचल अवनी से बोलती है, छोड़ के जा रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को? अच्छा, तेरे कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अरे यार, अगर तेरा कोई देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती ना और तेरी देवरानी बन जाती। फिर शादी के बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहते। पर तू तो मुझे अपनी ननद बनाना चाहती थी ना, फिर अब अपनी जेठानी क्यों बनाने की सोच रही है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा तू जा, मैं तेरे मुँह बोले भाई को ना पटाने की कोशिश करती हूँ ताकि तू मेरी ननंद बन सके और शादी के बाद भी हम साथ में रहे। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर अमर को हंसी आ रही होती है। साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर उसको रोना भी आ रहा होता है। पर ये सब सुनकर अमर की माँ कुंती को गुस्सा आ जाता है और अवनी के विदा होते ही जब आंचल अपने रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है, तभी कुंती आंचल के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है, ए लड़की, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू किस तरह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है
अभी भी बाहर मैंने तुझे देखा और तेरी सारी बातें सुनी है। आंटी जी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये सब बस अवनी को हंसाने के लिए बोल रही थी। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी। बहुत हुआ तेरा आंटी का गान। अब जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से। और याद रखना, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुंती आंचल को अकेले में बुरा भला सुना ही रही होती है, पर अमर ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे के अंदर आकर अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप कौन होती हैं आंचल को इस घर में आने से रोकने वाली? और आपको किसने बोला कि आंचल मुझ पर लाइन मार रही है? अमर, अभी तू बच्चा है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। माँ, मैं आपकी नजरों में भी बच्चा जरूर हूँ, पर मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि आप किस तरह बिना किसी गलती के आंचल को भला बुरा सुना रही हैं। तभी वहाँ आंचल आकर बोलती है। अमर जी प्लीज, आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस मत कीजिए। वैसे भी मेरी दोस्त अवनी थी जो अब इस घर से विदा होकर जा चुकी है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आंटी जी, वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही थी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर आंचल अपना बैग लेकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के कुछ दिन बाद अवनी पग फेरे की रस्म के लिए घर आती है और घर आते ही वो आंचल को कॉल करके उससे बोलती है। तुझे पता था ना कि आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे यार, वो मैं आ रही थी, पर फिर मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं आ नहीं पाई। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे तेरे ससुराल में मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आंचल अवनी का कॉल रख देती है और अमर अवनी को उदास देखकर उसे सारा सच बता देता है और उससे बोलता है। मैं आंचल से प्यार करता हूँ, पर माँ आंचल को अपनाना नहीं चाहती। अवनी, अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आंचल ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता कि तू आंचल को पसंद करता है या नहीं? तुझे मजाक लग रहा है? तेरी फ्रेंड से पहली नजर वाला प्यार हो गया था मुझे। ठीक है, तू फिर मासी के सामने ना जाकर मरने का नाटक कर। जैसे ही तू मासी के सामने मरने का नाटक करेगा ना, मासी अपने आप ही मान जाएगी। अमर अवनी के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अमर की जिद के आगे कुंती को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद अवनी अपने भाई और अपनी मासी के साथ आंचल के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करती है और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती है। जिसके बाद अवनी आंचल को गले लगाकर उससे बोलती है। तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी। देख, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी ननद। जिसके कुछ ही दिन बाद अमर और आंचल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल अमर और कुंती के साथ लंदन चली जाती है, जहां वो बिना किसी शिकायत के अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सिमी सुबह सुबह फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाती हुई बोलती है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? नाश्ता दे दो, कॉलेज जाना है मुझे। उसकी माँ रीता उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी वो सिम्मी की आवाज सुनकर बोलती है। हाँ सिमी बेटा, थोड़ी देर रुक जा, पूजा करके आती हूँ मैं। माँ तो पूजा कर रही है, सही है। एक काम करती हूँ, आज मैं नाश्ता अपने हाथों से बना लेती हूँ। माँ पूजा खत्म कर लेगी, तब तक मैं नाश्ता बना दूँ। इतना बोलकर वो दबे पांव किचन में जाकर अपने लिए ऑमलेट बनाने लगती है और कुछ ही देर में रीता पूजा खत्म करके किचन में जाती है तो देखती है कि सिमी किचन में प्याज काट रही है। तभी उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। ये देखकर वो जल्दी से सिमी के पास जाती है और एक कपड़ा लेकर उसके हाथ पर रखकर बोलती है। अरे तुझे कितनी बार समझाया है ना कि मेरे होते हुए तू किचन में काम मत किया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब लग गई ना चोट तुझे? माँ, इतनी भी नहीं लगी है, जरा सी तो है। आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, लेकिन आप तो मुझे किचन में जाकर खुद से एक कप चाय भी नहीं बनाने देती। इसलिए आज आप बिजी थी तो मैंने ही बना लिया। तूने क्या सोचा था कि आज मम्मी बिजी है तो बस मिल गया मौका, घुस जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन क्या किया तूने अपने साथ? देख, कटवा ली ना अपनी उंगली। अरे मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है, इसीलिए नहीं कि तू किचन में घुसकर खाना बनाए। जा जाकर टेबल पर बैठ, लेकर आती हूँ मैं नाश्ता।
उसकी बात मानकर सिमी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सिमी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और हमेशा से उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता उमेश से बोलती है, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, आप मानेंगे ना? अरे हमारी प्यारी बेटी कोई बात बोले और हम उसे ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल बेटा क्या बात है? पापा मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करनी है, प्लीज मना मत करना प्लीज। अरे बेटा कुकिंग सिखाने का फायदा ही क्या है जब तेरी माँ तुझे खाना बनाने देती ही नहीं। इसकी जगह कुछ और कर ले बेटा। नहीं पापा प्लीज, मेरा बहुत मन है। माँ जितना टेस्टी खाना बनाती है ना, मैं उससे भी 1000 गुना टेस्टी खाना बनाऊंगी। बस मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने दो। सिमी अपने पापा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ रीता आती है और बोलती है, क्या बातें कर रहे हो दोनों बाप बेटे मिलकर? क्यों सिम्मी, कहीं तेरे पापा तुझसे मेरी चुगली तो नहीं कर रहे? अब भला ये गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो सिमी कुकिंग सीखना चाहती है तो उसी की बात कर रही थी मुझसे। सिम्मी मुझे समझ नहीं आता कि तुझे रसोइया बनने का क्या शौक है। अरे भगवान तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आजकल की लड़कियाँ तो खाना बनाने के नाम से दूर ही भागती हैं और एक तुम्हारी बेटी है कि खाना बनाने की शौकीन है। अरे यहाँ तो तुम संभाल लेती हो, ससुराल में तो इसे ये सब करना ही पड़ेगा ना। तो सीखने दो ना बच्ची को। अरे आप तो चुप ही रहिए। एक ही बेटी है मेरी, उसे भी मैं किचन में उलझा कर रखूं। और रही बात ससुराल की, तो मैं ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ इसके आगे पीछे 36 नौकर हो। इतना बोलकर रीता वहाँ से चली जाती है और सिमी निराश हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सिमी के लिए एक साहिल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और थोड़ी बातचीत के बाद सिमी और साहिल के घर वाले दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। तभी रीता बोलती है, देखिए बहन जी, मेरी एक ही बेटी है, बड़े प्यार से पाला है मैंने इसे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इससे रसोई का काम ना करवाएं। इस बात का खास ख्याल रखना। अरे बहन जी, मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई नौकरानी नहीं। घर में बहुत नौकर हैं काम करने के लिए, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। और कुछ ही दिनों में सिमी और साहिल शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद सिमी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक दिन रेवती सिमी को बुलाकर बोलती है, बहू जरा एक कप कड़क सी चाय बना दे, सर दर्द हो रहा है मेरा। सच कहते हैं लोग, सास आखिर सास ही होती है। चलो अब इसी बहाने अपने हाथों से खाना तो बना सकूंगी। जी सासू माँ, बस अभी लाई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में चाय लेकर अपनी सास को देकर बोलती है, सासू माँ चाय पीकर बताइए ना कैसी बनी है। हाँ हाँ पहले पीने तो दे, और ये फालतू में बत्ती सी क्यों दिखा रही है? वो पहली बार अपनी सासू माँ को चाय बनाकर पिला रही हूँ ना, तो बाय गॉड बड़ी खुशी हो रही है। जल्दी पीजिए ना। हाँ हाँ ठंड रख, पी रही हूँ। इतना कहकर वो चाय का एक घूंट पीती है और थूकते हुए बोलती है, आए हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी चाय पत्ती किसने डालने को कहा है तुझे? इसे पीकर तो सर दर्द कम नहीं बल्कि और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो सासू माँ, मैंने पहली बार बनाई है ना, शायद इसलिए अच्छी ना बनी हो। कोई नहीं, मैं आगे से ना बढ़िया चाय बनाकर लाऊंगी, देखना आप। हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल इसे लेकर जा, मेरा सारा मुंह कड़वा कर दिया। जिसके बाद से सिमी किचन में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। एक दिन वो रात का सारा खाना खुद बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ ही देर में साहिल भी ऑफिस से घर आता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, बहू ये खाना भी तो कहीं चाय की तरह बेकार नहीं होगा ना? माँ पहले ही प्रिडिक्शन मत किया करो, खाना खाओ तो सही, क्योंकि दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। सिम्मी तुम भी खाओ हमारे साथ, बैठो। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाते ही रेवती मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ तो बेटा कैसा लगा खाना? ठीक ही है माँ, खाने लायक तो है ही। हाँ ठीक ही है, बस दाल में हल्दी इतनी है कि इस उम्र में मेरे हाथ पीले हो गए। चावल इतने कच्चे हैं कि चबाए नहीं जा रहे। सब्जी में तनिक सी मिर्च है और रोटी तो बहू को देखकर जल ही गई। बस और क्या? अरे इस खाने को तू खाने लायक बोलता है?
माँ आज खा लो ना, रोज थोड़ी इतना कच्चा पक्का खाना पड़ेगा। हे भगवान, कहते हैं बहू अन्नपूर्णा होती है, पर मेरी वाली तो अन्ननाशिनी निकली। अरे बहू, खाना बनाने का शौक रखने से ही खाना अच्छा नहीं बन जाता। खाना बनाने में मेहनत लगती है, जो तेरी माँ ने तो तेरे से आज तक करवाई नहीं होगी। ये सारी बातें सुनकर सिमी को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद एक दिन वो अपनी माँ को कॉल करके बोलती है, माँ कैसी हो आप? अरे मेरी छोड़ बेटा, तू बता ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास तुझे कुछ कहती तो नहीं है? माँ बिना बात के तो कुछ नहीं कहती, पर अगर आपने खाना बनाया सिखाया होता ना मुझे, तो आज मेरी सास के ताने ना सुनने पड़ते। अरे मैं अपने हिसाब से सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। अच्छा अभी रुक तू, मैं तेरी सास से अभी बात करती हूँ। माँ वो कुछ गलत थोड़ी ना कहती है। अब जब मुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो ताने सुनना तो बनता ही है ना। आप बस मेरी इतनी मदद कर दो कि जब मैं आपको कॉल करूँ तो आप फ्री रहना। ठीक है सिमी? इतना कहकर सिमी कॉल को कट कर देती है और उसके बाद से वो अपना आधे से ज्यादातर समय किचन में कुछ ना कुछ बनाने में ही बिताया करती। ऐसे ही एक दिन उसके घर में कुछ पड़ोसने आती हैं, तो उसकी सास उसे चाय नाश्ता लाने को कहती है, जिस पर सिमी बोलती है, चाय नाश्ता क्यों सासू माँ? मेहमानों को खाना खिलाती हूँ ना, देखना आज मैं किसी को भी खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है और कुछ देर बाद सब खाना खाकर चले जाते हैं। जिसके बाद रेवती बोलती है, क्या बात है, सबने खाना खा भी लिया और कुछ कहा भी नहीं। लगता है अब तो ठीक ठीक खाना बनाना सीख गई है। वैसे तुझे खाना बनाने का इतना शौक है, तो तेरी माँ तुझे फालतू में ही खाना बनाने से रोकती थी? सासू माँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा खाना बनाने का शौक आपकी वजह से पूरा हुआ। और अब देखना, मैं रोज आपको अच्छा और लजीज खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। और ऐसे ही समय बीतता है और साहिल का जन्मदिन आता है। उस दिन वो अपने हाथों से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और टेबल पर लगा देती है। तभी साहिल बोलता है, बस करो सिम्मी, इतना ही बहुत है और कुछ मत बनाओ। तुमने तो मेरे बर्थडे पर 56 भोग ही बना कर रख दिया। बस आ गई, जलेबियाँ बना रही थी। कुछ भी कहो, आजकल की बहुएं तो खाने की शौकीन होती है, पर मेरी बहू तो खाने से ज्यादा खाना बनाने की शौकीन है। वो भी इतनी शौकीन है कि कुछ ही महीनों में इतना कुछ बनाना सीख गई। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और इस तरह सिमी सबके लिए हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनाया करती। निशा की प्रवीण के साथ शादी हो जाती है। सुहाग रात को वो अपने कमरे में घूंघट करके बैठी ही थी कि प्रवीण उसके पास आकर प्यार से उसका घूंघट हटा देता है। जिसके बाद वो बोलता है, निशा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जरा अपनी आंखें बंद करो। जी प्रवीण जी। निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रवीण उसे प्यार से गुलाब देते हुए बोलता है, निशा आई लव यू। आई होप कि आज से हमारी एक नई जिंदगी जो शुरू हो रही है, वो एक खूबसूरत पल तक आगे बहुत प्यार से बरकरार रहे। जी ऐसे ही होगा। इतना बोलकर प्रवीण उसका मांग टीका झुमके उतारने के बाद उसके हाथों की बैंगल्स उतारने ही लगता है कि तभी निशा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे आराम से उतारिए, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी निशा, आराम से उतारता हूँ। प्रवीण आराम से उसकी कलाई पकड़कर उसकी चूड़ियाँ उतारता है, लेकिन वो नहीं उतरती। प्रवीण जी आराम से उतारिए ना, उतर जाएंगी। देखना कहीं कोई चूड़ी मोल ना जाए, वरना अपशगुन हो जाएगा आज के दिन ही। ठीक है, आराम से करता हूँ। ये तो अब भी नहीं हो रही। मुझे लगता है अब एक ही चीज तुम्हारी चूड़ियाँ उतार सकती है। पर वो कैसे? वैसलीन। एक बार मेरे हाथ का कड़ा भी नहीं उतर रहा था, जैसे ही मैंने वैसलीन लगाई तुरंत कलाई पर से मेरा कड़ा उतर गया। तुम भी वही लगाओ। निशा उसकी बात सुनकर अपनी कलाई पर वैसलीन लगा लेती है और उसके बाद उसकी चूड़ियाँ आराम से उतर जाती है। जिसके बाद वो गले लगकर प्रवीण को बोलती है, थैंक यू प्रवीण जी, आज वैसलीन और आपकी वजह से ये चूड़ियाँ मेरे हाथ से निकल गई, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे ऐसे ही दर्द में कराहते हुए इन्हें निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी दिक्कत आए, मेरा मतलब चूड़ियाँ पहननी हो या उतारनी हो,
तो इसे ही लगाना, तुम्हारे दर्द नहीं होगा और मक्खन की तरह सब हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करते हैं और अगले दिन सुबह होती है। निशा रेडी होकर जल्दी से सबके उठने से पहले घर की साफ सफाई के सारे काम करती है और सुबह का नाश्ता रेडी करती है। तभी उसकी सास रूचा आकर बोलती है, अरे वाह बहू, तूने तो मेरे कहने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया। अच्छा, क्या क्या बनाया है? माँ जी, आज मैंने आलू और पनीर के पराठे, अदरक वाली चाय जैसी आपको पसंद है, और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाया है। अरे वाह बहू, तुझे कैसे पता कि मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ? माँ जी, उन्होंने मुझे कल रात सब कुछ बताया था। मेरा मतलब, मैंने उनसे पूछ लिया था। सारी रात सुबह के खाने की तैयारी कर रही थी क्या? सारी रात मतलब तुम दोनों सोए ही नहीं? अरे माँ जी, सोए थे ना, बस थोड़ा सा लेट। अच्छा, समझ गई। देख तो कैसे लाल हो गई है पूरे टमाटर की तरह। जाकर प्रवीण को बुला ले नाश्ते के लिए। जी माँ जी। ये बोलकर निशा प्रवीण के पास जाती है और प्रवीण उसे गोद में उठाकर बोलता है, गुड मॉर्निंग जान, आज क्या बनाया है तुमने मेरे लिए? तुम्हारे फेवरेट पनीर के पराठे। अब जल्दी से चलो वरना ठंडे हो जाएंगे। आ रहा हूँ, पर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, तुम वैसलीन लगाओ ना, उससे तुम्हारी ड्राइनेस चली जाएगी। अरे प्रवीण जी, उसके इतने फायदे हैं क्या? अरे बहुत फायदे हैं उसके, इतने की तुम्हें पता भी नहीं है। सर्च करके देखना इंटरनेट पे। अब जल्दी से लगा लो और मेरे साथ नीचे चलो। अरे आप उतारोगे तभी तो चलूंगी, या ऐसे ही ले जाओगे माँ जी के पास? उतार रहा हूँ जान। ये बोलकर वो उसे उतार देता है। निशा वैसलीन लगा लेती है और फिर सब एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद दोनों उसके हाथ से बना खाना खाकर बोलते हैं, अरे वाह बहू, बहुत ही बढ़िया। क्या खाना बनाया है तूने, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा। ऐसा हलवा आज तक मैंने कभी खाया ही नहीं है। शुक्रिया माँ जी। हाँ निशा, वाकई में तुमने सारा नाश्ता बहुत लाजवाब बनाया है। ये ले बहू, तेरी शादी के बाद का पहला शगुन। ये मेरी तरफ से हमेशा संभाल कर रखियो। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं ये हार तुझे दे रही हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। निशा, मेरा टिफिन दे दो। बस 2 मिनट रुकिए। निशा टिफिन लेकर आती है। तभी प्रवीण बोलता है, निशा, अगर ज्यादा ड्राई लगे तो वैसलीन को 2-3 बार लगाती रहना, ठीक है? मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। इतना बोलकर प्रवीण चला जाता है। निशा घर के सारे काम कर लेती है और कुछ देर सास के पास बैठकर उसके पैर दबाकर अपने कमरे में जाती है और बोलती है, बोर हो रही हूँ, घर का काम भी कर लिया, माँ जी से बातें भी कर ली, अपना काम भी कर लिया, क्या करूँ, खाली बैठी हूँ। हाँ, प्रवीण जी ने बताया था कि वैसलीन के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्यों ना मैं YouTube पर ये सब चेक कर लूँ, मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या फायदे हैं। निशा फोन लेकर वैसलीन के बारे में सर्च करने लगती है और उसके फायदे को सुनकर बोलती है, अरे वाह, इसे तो मैं अपने मस्कारे की तरह आईलैशेस पे लगा सकती हूँ, हाइलाइटर की तरह यूज भी कर सकती हूँ, और मेकअप रिमूवर ना हो तो इससे मेकअप भी रिमूव कर सकती हूँ। और ये फटे होठों, एड़ियों और छोटी मोटी चोट के लिए भी काम करता है। अरे वाह, और इसे अगर एलोवेरा के साथ मिलाकर बालों में लगाया जाए तो ये हमारी 2 मुँहे बालों की समस्या भी खत्म कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त है। चलो, सबसे पहले मैं इसे हाइलाइटर की तरह लगा के देखती हूँ। इतना बोलकर निशा मिरर के आगे बैठकर अपना मेकअप करती है और मस्कारे, लिपस्टिक, हाइलाइटर की जगह इसे यूज करके बोलती है, अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। मेरा फेस तो एकदम नेचुरल ग्लो कर रहा है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ। निशा अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है और निशा डोर ओपन करने चली जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड प्रेरणा आई हुई है। प्रेरणा, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे बस आ गई तुझे सरप्राइज देने। माफ कर दे यार, कल शादी में नहीं आ पाई। वो क्या है ना, मेरा लहंगा अटक कर फट गया, इसलिए नहीं आई। मेरा बहुत मन था, सॉरी कल के लिए। अरे पागल, कोई नहीं, देर से ही सही, लेकिन तू आई तो सही, वरना नहीं आती ना तो मैं तुझे गिरा गिरा के मारती। चल अब अंदर चल। आ गई। वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है। शादी के बाद लड़की की शक्ल पर क्या ग्लो आ गया है, मानना पड़ेगा। क्या कर दिया जीजू ने रात ही रात में, जरा मुझे भी तो बता। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे तेरे जीजू ने मुझे वैसलीन के बारे में बताया था, फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया तो अभी मैं उसी से रेडी होकर आई हूँ। ओहो, जीजू के कहने पर। सही है, लेकिन
मुझे नहीं सूट करता और मैंने सुना भी है कि इसको लगाकर काले हो जाते हैं, तो शायद तुझे नहीं लगाना चाहिए, खामखा तेरी स्किन डल हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 घंटे हो गए हैं मुझे लगाए हुए, मेरी स्किन पर कोई चिपचिप नहीं हो रही, बल्कि मुझे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग लग रही है। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस यार। और वैसे भी ये एकदम नेचुरल है, इससे किसी की भी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी बात मान करना, एक बार ट्राई जरूर करना। चल छोड़, बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। चल ठीक है। इतना बोलकर निशा कुछ ही देर में उसके लिए कॉफी और सैंडविच बना के लाती है, जिसे खाकर वो उसकी तारीफ करती है। प्रेरणा कॉफी का कप टेबल पर रखती है कि तभी वो गलती से गिरकर टूट जाता है और प्रेरणा उसे उठाती है तो उसकी उंगली कट जाती है, जिसे देखकर निशा बोलती है, अरे पागल, ये क्या किया तूने? बोला था ना मैं कर दूंगी, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अब 1 मिनट रुक, मैं भी आई। जल्दी आ। निशा कॉटन और वैसलीन लेकर आती है, जिसके बाद कॉटन से उसका ब्लड साफ करके वैसलीन लगाकर बोलती है, अरे इसे लगाने से तेरी उंगली काली नहीं होगी, बल्कि तेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। पागल, मैंने फेस की बोली थी। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि वैसलीन को कटी फटी एड़ी या हीलिंग के लिए यूज करते हैं। ओह थैंक गॉड, तुझे तो कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अरे यार सीरियस मत हो, मजाक कर रही थी। और इस तरह प्रेरणा अपने घर चली जाती है। वक्त बीतता है, निशा YouTube पर वैसलीन के हैक और उसके बारे में डालने लगती है, जिससे उसके चैनल पर बहुत व्यूज आते हैं। इसकी वजह से वैसलीन के काफी प्रोडक्ट्स बिकने लगते हैं और देखते ही देखते वैसलीन की कंपनी की तरफ से निशा को ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर आता है। वो ये खुशखबरी अपने पति और सास को देते हुए बोलती है, माँ जी, परवीन जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सोचिए इस खुशखबरी का क्या कारण हो सकता है। तू मुझे दादी बनाने वाली है ना? माँ जी ये नहीं, कुछ और इससे भी बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तुम्हें राशन की दुकान पर ऑफर मिला होगा किसी सामान पर। ओफो परवीन जी, आपको याद है जब आपने मुझे बताया था कि वैसलीन के कितने फायदे होते हैं, और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया और मैं YouTube पर व्लॉग बना कर डाल रही थी। कुछ याद आया? हाँ, तो क्या हुआ? अरे परवीन जी, हुआ ये है कि मुझे वैसलीन कंपनी की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। अब मैं वैसलीन की एडवर्टाइजमेंट करूंगी, मैं टीवी पर आऊंगी, पैसा ही पैसा होगा, बल्ले बल्ले। अरे वाह, इसका मतलब तू हीरोइन बन गई, अब तू टीवी पर आया करेगी। हाँ मम्मी सही है, मैं अपने ऑफिस में बताऊंगा सबको, मेरी भी वाहवाही होगी। कांग्रेचुलेशंस निशा। थैंक यू प्रवीण जी। और इस तरह अगले दिन वो वैसलीन के ब्रांड एम्बेसडर के लॉन्च पार्टी में जाती है, जहां उसे वैसलीन एम्बेसडर बनाया जाता है, जिसके बाद उसे काफी पैसे मिलते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।